ओके दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स के एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स की रिएक्शंस एंड फाइनली केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में हमने उस एग्जांपल्स को लिखना सीखा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें करी थी। एक, हमने ये जाना था कि कैसे किसी रिएक्शन को हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बता सकते हैं, कैसे किसी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरा, हमने वहाँ पर बैलेंसिंग तो नहीं सीखी थी, बट बैलेंसिंग आखिर करनी क्यों होती है उसके पीछे का रीज़न जाना था, और इस क्लास के लिए हमने छोड़ा था बैलेंसिंग करना, राइट। तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं इसका रीज़न जो है वो मेरे फर्स्ट लेक्चर के एंड में आपको दिखेगा। आप चाहें तो उस लेक्चर को विज़िट करके फिर इस लेक्चर पे आ सकते हैं। और इस लेक्चर के शुरुआत में ही हम बात करना शुरू कर देंगे बैलेंसिंग इक्वेशन पे। एक इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या प्रोसीजर है उस पर बात करना हम शुरू करेंगे, उनके एग्जांपल्स करेंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर तक हमने जो भी सीखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के ऊपर, उस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन से, जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी, इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के प्रोसीजर्स। सो देखिए केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड है जिसमें आप सिंबल्स और फार्मूला का यूज़ करके किसी भी रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में उनके फार्मूलाज और सिंबल्स का यूज़ करते हैं और रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं किसी इक्वेशन के फॉर्म में। उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है, Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। मैंने इस रिएक्शन का डिस्कशन एक्सोथर्मिक और इसी रिएक्शन का डिस्कशन एवोल्यूशन ऑफ गैस में भी किया है। सो ये पर्टिकुलर रिएक्शन अगर मैं बात करूँ लास्ट क्लास की नॉलेज से, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन दो जगह एग्जांपल के तौर पे काम आती है। एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। लेकिन यहाँ पर मेरा कैरेक्टर देखना काम नहीं है, मेरा यहाँ पर ये देखना काम है कि क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। इसके लिए जैसे ही हमें कभी भी इक्वेशन मिलती है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स को जानते हैं कि उस इक्वेशन में किस किस टाइप के एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर Zn यूज़ हो रहा है, H यूज़ हो रहा है, S यूज़ हो रहा है एंड O। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। फाइन। सो पहचानने का तरीका, बिकॉज आई एम श्योर आप 10th स्टैंडर्ड में भले ही हैं, लेकिन आज भी आपकी केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप एलिमेंट्स तक को पहचान सकें। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ एलिमेंट्स पहचानने का। एलिमेंट्स दो फॉर्म में होते हैं, या तो एलिमेंट्स होंगे सिंगल लेटर और कैपिटल लेटर, सिंगल लेटर या कैपिटल लेटर। सिंगल लेटर और कैपिटल लेटर में होने के अलावा अगर उसको दो लेटर्स का यूज़ करना है, एलिमेंट्स या तो एक सिंगल लेटर का यूज़ करते हैं या दो लेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर उसको सिंगल लेटर का यूज़ करना है तो वो कैपिटल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और अगर उसको दो लेटर यूज़ करने हैं तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो होगा वो पहला लेटर कैपिटल होगा, अगला लेटर स्मॉल होगा। पहला लेटर कैपिटल, अगला लेटर स्मॉल। सो आप यहाँ ध्यान देंगे, ये जो चीज़ मैंने बेटा अभी सिखाई है, इसको एक ही बारी आराम से वीडियो को बार बार देख के सीख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत छोटी चीज़ है, बट क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है, इसलिए मैंने उन्हें वंस फॉर ऑल ये चीज़ फिर दोबारा याद दिला दी कि आखिर एलिमेंट को हम कैसे पहचानते हैं किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन में। Z कैपिटल, N स्मॉल, तो जिंक एक एलिमेंट यहाँ दिख रहा है मुझे। H कैपिटल, उसके बाद नंबर है, और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है वो दोबारा कैपिटल है। इसका मतलब ये अलग एक एलिमेंट है और ये अलग एक एलिमेंट है। तो H लिख दिया फॉर हाइड्रोजन, S लिख दिया फॉर सल्फर, और फिर उसके बाद O दिखा मुझे, O लिख दिया फॉर ऑक्सीजन कैपिटल, राइट। राइट साइड में भी वही एलिमेंट यूज़ हो रहे होंगे। तो आप अगर रिएक्टेंट के एलिमेंट देख के पहचानना चाहते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो आपको राइट साइड देखने की जरूरत है, आप लेफ्ट साइड भी देख के पहचान सकते हैं। फाइन। अब ये चेक करना कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स गिनने होते हैं
on the left side of the reaction to the number of atoms on the right side of the reaction. मतलब reactant में किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं, और प्रोडक्ट में उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट या उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स यूज हो रहे हैं, ये आप अगर चेक करेंगे और अगर सेम निकलते हैं तो दैट मीन्स इक्वेशन बैलेंस है. चलिए Zn को देखते हैं. नंबर ऑफ एटम्स क्या है? 1 लेफ्ट में. Zn के राइट में क्या है? नंबर ऑफ एटम्स 1. लेफ्ट में राइट में दोनों में 1. चलिए H को देखिए. लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है? उसके पैरों में नंबर 2. सब्सक्रिप्ट में नंबर क्या दिख रहा है? 2. राइट के रिएक्शन में H के पैरों में नंबर क्या दिख रहा है? 2. S के सब्सक्रिप्ट में मुझे नंबर कोई नहीं दिख रहा है. जब कोई नहीं दिखता है तो Zn की तरह जैसे कोई नहीं दिख रहा है तो हम 1 कह देते हैं. और राइट में भी मुझे प्रोडक्ट में भी S के नीचे कौन दिख रहा है? कोई नहीं, तो हमने क्या कह दिया? 1. लेफ्ट में ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 4. और राइट में प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 4. इसका मतलब क्योंकि रिएक्टेंट्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के सेम निकल गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है दोस्तों? बैलेंस. क्या है ये इक्वेशन? बैलेंस. नाउ बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है? बैलेंस इक्वेशन किसको फॉलो करती है? नंबर ऑफ एटम्स को फॉलो करती है. क्या यही सच है इसका? क्या इसका यही आधार है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स देखें वही बैलेंस चीज़ बताएगा? एक्चुअली बैलेंस ना नंबर ऑफ एटम्स से ज़्यादा इंटरेस्टेड है एक चीज़ में. उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपको 2 रूल सिखाए थे, 2 लॉ सिखाए थे कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में एक केमिकली चीज़ फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, या केमिकली अगर कोई चीज़ कंबाइंड हो रही है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मैं यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूँ. उनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था दैट मास ऑफ रिएक्टेंट should be equals to mass of product, right? So अब यहाँ पर देखिए मैं आपको मेंशन करके देता हूँ कि जिंक का एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है. तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं जिनका हमें लर्न है, जिसका आपको मास लर्न होता है. ऑक्सीजन विच इज़ 16. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. देन सल्फर जिसका मास कितना होता है? 32. देन हाइड्रोजन जिसका मास कितना है? 1. एंड लास्ट में जिंक जिसका मास है 65. फाइन, 65 पॉइंट समथिंग होता है बट मैं यहाँ 65 ही लेके चल रहा हूँ. अब ये एलिमेंट का मास तो फिक्स है, एलिमेंट के एटम का मास तो फिक्स है. अच्छा नंबर ऑफ एटम्स, ये जो आपने मास लिखा है ये एक एटम का, राइट? लेकिन Z का कितना कंट्रीब्यूशन है ये उसके नंबर ऑफ एटम डिसाइड करेंगे. नंबर ऑफ एटम 1 है तो Z का इतना ही कंट्रीब्यूशन है. नंबर ऑफ एटम 2 है हाइड्रोजन के तो Z हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 है ना, 2 × 1 2 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन. सल्फर के एक एटम का मास 32 है लेकिन नंबर ऑफ एटम 1 है रिएक्टेंट में तो 1 × 32 हो जाएगा. और ऑक्सीजन का यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 4 है लेकिन एक एटम का मास 16 है तो 4 × 16 करना पड़ जाएगा 64. जो मैंने नंबर्स बोले इंटू करके वो सब ऐड करने पड़ेंगे. अब ऐड करने के बाद आप देखेंगे अगर कि ये मास क्या फ़र्क पड़ता है कि ये एलिमेंट रिएक्टेंट में है या ये एलिमेंट प्रोडक्ट में है. ये मास तो फिक्स ही है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो उनके प्रोडक्ट्स भी क्या हो जाएंगे और सम भी क्या हो जाएंगे? फिक्स. इसलिए मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है जब नंबर इक्वल होते हैं. इसलिए हम मास की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं. लॉजिक समझ गए आप? एक्चुअल लेना देना बैलेंसिंग का किससे है? मास से. लेकिन खाली नंबर के ऊपर ही ध्यान दे के आप समझ सकते हैं कि चीज़ बैलेंस है या नहीं. ये जो इक्वेशन दिखाई मैंने आपको वो बैलेंस थी. तो चलिए एक अनबैलेंस इक्वेशन दिखाता हूँ. अनबैलेंस इक्वेशन में आपने देखा KClO3. KClO3 को अगर आप हीट करेंगे दैट इज पोटेशियम क्लोरेट. सो पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, इट विल ब्रेक डाउन इनटू पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस.
पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। जनरली इसके नीचे मैं नाम लिखता नहीं हूँ, बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ सो दैट आपको अभी समझ में आए किस चीज़ का क्या फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बनता कैसे है ये मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ आपको। पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर बताइए इस रिएक्शन में एलिमेंट्स कौन से हैं, राइट, एक टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इन रिएक्टेंट्स। फिर मैं पूछूंगा बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इन प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे कि चीज़ें मैच नहीं करेंगी। एलिमेंट है KCl और O, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है 1, 1 and 3, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आ जाएंगे पोटेशियम के 1, क्लोरीन का भी 1, लेकिन ऑक्सीजन का 2। तो देखिए दिक्कत कौन दे रहा है, पोटेशियम दिक्कत नहीं दे रहा है, क्लोरीन दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन कौन दिक्कत दे रहा है, ऑक्सीजन। सो ये टॉपिक इसी बारे में है कि जब एक बैलेंस ना हो इक्वेशन, जब एक इक्वेशन बैलेंस ना हो तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए। आज जो हम सीखने वाले हैं बैलेंस करने के तरीके, वो बहुत ही मैं आपको बेबी स्टेप्स सिखाऊंगा। उन बेबी स्टेप्स को मैं 4 इक्वेशंस 5 इक्वेशंस तक आपके साथ करूंगा, लेकिन आपको मेरी ये सजेशन रहेगी कि वो बेबी स्टेप्स आप आने वाले इस पूरे चैप्टर में करिए। पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाता है आप उसी बेबी स्टेप्स को अपनाइए, भले आप सीख भी जाएं, स्टिल आप स्लो एंड स्टेडी मूव रखिए अपनी। क्योंकि वंस आप एक पूरे चैप्टर में अगर इसको अपना लेंगे, 20 से 50 इक्वेशंस को बैलेंस कर लेंगे, तो आप उस लायक हो जाएंगे कि आप डायरेक्टली इक्वेशन के बैलेंसिंग को लिख सकें। जैसे कि अब देखिए मैं तुरंत, बिकॉज इट्स बीन मेनी ईयर्स फॉर मी कि मैं बैलेंस करना सीख चुका हूँ, देखिए मैं तुरंत इस इक्वेशन को कितनी जल्दी बैलेंस कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा 2KClO3, यहाँ लिखूँगा 2KCl प्लस यहाँ लिखूँगा 3O2। देखो बड़ी जल्दी मुझे पता चल गया है कि कहाँ क्या नंबर डालने हैं, और ये बैलेंस हो गई है। और नंबर मैंने सर पे क्यों डाले, इसका क्या लॉजिक है ये भी सीखेंगे। नंबर मैंने यहाँ पर इसके नंबर यहाँ पर क्यों लिखा, ये क्या लॉजिक है, इसको भी सीखेंगे। देखो पैरों के नंबर मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, सब्सक्रिप्ट के नंबर्स मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। क्यों चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब्सक्रिप्ट में क्या नंबर आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा फॉर्मूला मेकिंग पे, और फॉर्मूला मेकिंग से मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मेकिंग डिपेंड करती है वैलेंसी से, और वैलेंसी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है। वैलेंसी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है। फाइन, तो फॉर्मूला मेकिंग से, फॉर्मूला बनाने से इस सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हम नीचे के कोई भी सब्सक्रिप्ट का नंबर चेंज नहीं कर सकते, हमारा आंसर सीधा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, ऑप्शन बचता है हम इसी प्रोसीजर में, जिस प्रोसीजर में पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो रहा है उसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर दें तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखिए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो सर के नंबर होते हैं ये क्या करते हैं, ये पैरों के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। तो 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × 3 6। तो अब पोटेशियम के हो गए दोस्तों, मैं नया नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे मॉलिक्यूल्स चेंज करने की वजह से अब पोटेशियम के हो गए 2 रिएक्टेंट में, क्लोरीन के भी हो गए 2 रिएक्टेंट में, एंड ऑक्सीजन के हो गए 6। कैसे, पोटेशियम क्लोराइड के आगे 2 लगाने से, 2 × 1, 2 × 1 एंड 2 × 3। फाइन। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट में, KCl में मैंने क्या लगाया है 2, तो 2 × 1 करना पड़ जाएगा पोटेशियम की दुनिया में, तो हो जाएगा 2 × 1 करना पड़ जाएगा क्लोरीन की दुनिया में, तो वो भी हो जाएंगे नंबर ऑफ 2, एंड 3 × 2 करना पड़ जाएगा, क्योंकि 3 आपने मॉलिक्यूल यूज करें ऑक्सीजन के, तो 3 × 2 करना पड़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। बेटा ये है न्यू नंबर्स आफ्टर बैलेंसिंग। सो दिस इक्वेशन, this number is after we balance it, after we balance it, and these numbers of atoms, ये जो dotted part है मेरे, ये number of atoms कब थे, ये number of atom थे before we balance it, and ये चीज़ क्या है, इस चीज़ के लिए अगर मैं लिखूं तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स में आ रहा है ये चीज़ क्या है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा मेस क्रिएट हो चुका है,
तो आप कोशिश करिए कि वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। लेकिन आपने ध्यान दिया, मैंने विद इन नो टाइम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जान लिया कि कहाँ मुझे कौन सा नंबर लगाना है कि चीज़ बैलेंस हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाएंगे। ये विद इन नो टाइम मैंने पता लगाया बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। बट क्योंकि आपका 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम है, राइट, हमें तो आता नहीं है बैलेंस करना, तो क्यों ना अब जो हम सीखने वाले हैं बैलेंस करने के तरीके को, वो तरीका बहुत ज़्यादा स्लो है, वो तरीके में बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप्स छुपे हुए हैं। लेकिन मेरा फिर आपको सजेशन है, वैसे तरीके से मैं 4 से 5 इक्वेशन आपके साथ करूँगा दोस्तों। 4 से 5 इक्वेशन के बाद आप कोशिश करिए ये पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में बैलेंस करने के उसी बेबी स्टेप्स को अपनाइए, ताकि आपको आने वाले टाइम में लाइफ टाइम कभी भी बैलेंस करने में दिक्कत ना हो और आप बहुत सीधे सीधे बैलेंस कर लें, मेरी तरह जल्दी से बैलेंस कर पाएँ। ऐसा अगर सीखना चाहते हैं विदाउट गलती, कि कभी गलती भी ना हो और ऐसा जल्दी करना सीख भी जाए, तो उसके लिए अभी के लिए फ़िलहाल हाल फिलहाल के लिए, जब पहली बार ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हमें बैलेंसिंग के लिए बेबी स्टेप्स अपनाने ही पड़ेंगे। फाइन, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं। इन 2 एग्जांपल्स को हमें पहले केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है एंड देन उसके बाद हमें इस एग्जांपल की केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस वर्ड इक्वेशन को एक केमिकल इक्वेशन में शॉर्ट हैंड मेथड में बदलना पड़ेगा ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। फाइन, सो आयरन Fe के फॉर्म में, स्टीम H2O, ब्रैकेट में हम गैस लिख सकते हैं, राइट, जस्ट टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव। मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन इज Fe3O4। नाउ ये Fe3O4 जो है, इसको आपको बाद में कभी हम बताएंगे, बट जनरली Fe3O4 ही रहता है। कई लोग Fe2O3 भी लिख सकते हैं कभी कभार, लेकिन कब Fe2O3 लिखना है या कभी Fe3O4 लिखना है, मतलब कब फेरस ऑक्साइड लिखना है, कब फेरिक ऑक्साइड लिखना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन इस इक्वेशन को, एंड हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है H2, इस इक्वेशन को मिलने के बाद आपको बेसिक्स पे काम करना है, जैसे कि मैंने कहा था बेबी स्टेप से करेंगे हम लोग, राइट। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स तैयार करना है जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में, ये हमें जानना है। फाइन, सो मैंने दोनों इक्वेशंस के लिए बॉक्स प्रिपेयर कर लिए हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स लिख सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, इधर लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। सेम चीज़ इधर भी लिख रहा हूँ मैं, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन reactant and number of atoms in product. फाइन, सो यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स कौन से हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एलिमेंट अभी पहचानना सिखाया था, 1 कैपिटल लेटर एंड अनदर स्मॉल लेटर मेक्स एन एलिमेंट, और सिंगल कैपिटल लेटर ऑल्सो मेक्स एन एलिमेंट, राइट। सो Fe हो गया एक H हो गया, एक O हो गया। रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट कौन है, ये वाली साइड रिएक्टेंट है। इसमें Fe के कितने एटम है उसका सबस्क्रिप्ट बताएगा, 1 मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1। H के कितने हैं, सबस्क्रिप्ट उसका दिखाई दे रहा है मुझे 2, O के 1, H2O, राइट। देन Fe अगेन प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट ये वाली साइड होती है राइट साइड, इस प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे पास 3 Fe के लिए, एंड H के लिए 2, O के लिए 4। सो आप ध्यान से अगर देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स में तो Fe एंड O हैं जो प्रॉब्लम दे रहे हैं। फाइन, Fe एंड O। सो क्यों ना इस Fe एंड O की प्रॉब्लम हम दूर करते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा एक एक करके, हम एक एक से डील करेंगे और देखते हैं कि उससे डील करने के चक्कर में नई प्रॉब्लम क्या पड़ती है। लाइक आप जब किसी को बैलेंस करने जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बैलेंस करने जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में आप किसी और को अनबैलेंस भी कर देते हैं। फाइन, तो सबसे पहले मैं मिल रहा हूँ यहाँ पर Fe से, ठीक है। यही आपको भी करना है, एक एक करके चीज़ों को बैलेंस करना है। सो फर्स्ट पॉइंट,
in order to balance Fe, in order to balance Fe ये बात हो रही है। अच्छा, जिसके लिए होता है Fe को बैलेंस करने के लिए, वहाँ पर उसको अकेले को बॉक्स में इंक्लूड करते हैं और अगली बारी हम चीज़ों को रिपीट करेंगे। तो देखिए Fe यहाँ पर है 3। जैसा कि मैंने बताया था आपको, सबस्क्रिप्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं भाई। सबस्क्रिप्ट जो होते हैं वो फॉर्मूला मेकिंग से आता है, वैलेंसीज से आता है, और इसको चेंज करने का मतलब आप पूरा का पूरा फॉर्मूला ही बदल रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सारा का सारा कंपाउंड ही बदल जाएगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा मतलब जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आपने सबस्क्रिप्ट को बदला, क्योंकि ये आपको मना कर दिया था 9th स्टैंडर्ड के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ने। दोस्तों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ने आपको बताया था कंपाउंड किसी पर्टिकुलर चीज़ के फिक्स नंबर ऑफ एटम्स एंड फिक्स रेशो में अवेलेबल होते हैं। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में भी ये बताया था। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने भी आपको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने भी यही सिखाने की कोशिश करी थी। तो कभी भी ये सबस्क्रिप्ट का नंबर तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो हम कर क्या सकते हैं, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे चेंज किए जाते हैं, सर पे नंबर देके, उसके आगे नंबर देके। फाइन। सो Fe के इधर 3 है, अगर मैं इधर भी 3 दे दूं तो 3 × 1 3 हो जाएंगे, और यहाँ 1 है, 1 × 3 भी 3 होते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Fe इन बॉक्स और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा है 3 से। अब Fe बैलेंस हो गया। H2O वैसे का वैसे ही है, वहाँ पर मैंने बॉक्स नहीं बनाया है, राइट। जैसा कि मैंने कहा, ये चीज़ें वैसे तो जनरली करने की ज़रूरत होती नहीं है, बट ये बेबी स्टेप्स के तरीके हैं। इनिशियली आपको इस पूरे चैप्टर में ये काम करना है। Fe बैलेंस होते ही अब आपको चिंता सताएगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो चलिए ऑक्सीजन की चिंता करते हैं। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस, अब जो मैं कर रहा हूँ वो है इन ऑर्डर टू बैलेंस व्हाट, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन। ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम लोगों के पास नंबर कितना है ऑक्सीजन का। राइट साइड में है 4 और इधर कौन है 1, और 1 4 कैसे बनता है, 1 अपने आप को जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 4 बनेगा। इसका मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट है इसका 1, इसको यहाँ पर 4 नंबर देना पड़ेगा, तभी ये 4 × 1 4 होगा, और यहाँ का 1 × 4 भी 4 है। फाइन। तो यहाँ पर पहले वाली चीज़ रिपीट जैसा लिखा था, ताकि वो बरकरार रहे बैलेंस, और इसके आगे 4 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। H2O के आगे हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई किसके लिए किया, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो सके। फाइन, ताकि क्या बैलेंस हो सके, ऑक्सीजन। ये 3 है, फिर 3O4 यहाँ पर बाय मिस्टेक गलत मत नोट कर लीजिएगा, प्लस H2 वैसे का वैसे ही है। अच्छा देखिए, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप ऑक्सीजन के 4 को बैलेंस करने के चक्कर में जब यहाँ 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले देखिए H बैलेंस था, 2 और 2 था, राइट। पहले H बैलेंस था, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पर 4 था, और यहाँ 4 बनाने के लिए आपने 4 × 1 4 बनाने के लिए यहाँ 4 दे दिया, लेकिन इससे H का बैलेंस जो पहले ही बैलेंस था वो हिल गया। H का बैलेंस हिल गया। 4 2 कितना होता है 8, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर 4 2 8 और यहाँ कितने हैं 2। तो आपको क्या करना होगा, आपको अब H को भी बैलेंस करना होगा, जो कि पहले बैलेंस था, लेकिन अब ऑक्सीजन के बैलेंस होने के बाद वो बैलेंसिंग हिल चुकी है। तो थर्ड पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं आपके लिए, इन ऑर्डर टू बैलेंस H। याद रखिएगा दोस्तों, आप जिस चीज को बैलेंस कर रहे हैं उसके बैलेंस होते ही अपना काम खत्म मत समझिएगा, क्योंकि उसको बैलेंस करने की वजह से आपने किसी ना किसी चीज को अनबैलेंस कर दिया होगा। तो एक बारी फिर नजर दौड़ा लीजिएगा कि फाइनली क्या है हमारे पास सिचुएशन नंबर ऑफ एटम्स की रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। मुझे दिखा H की सिचुएशन हिल गई, तो मैंने अब H को बैलेंस किया, Fe प्लस 4 × H2O, जो पहले चीज़ें रिपीट थी वो वैसे ही हैं, Fe3O4। इससे मुझे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, बट यहाँ पर मुझे 4 देना पड़ेगा, H2 के पास मुझे 4 देना पड़ेगा, राइट। तो ये भी अब आपको एक सीख मिली। ये मत सोचिएगा हमेशा रिएक्टेंट में ही नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं, प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम किसी भी तरीके से सेम हो, और इसके लिए मॉलिक्यूल के ही नंबर देने हैं सर पे। अब देखिए सब बैलेंस है। अब आपको यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो Fe कितना है 3 × 1 3, Fe यहाँ पर कितना है 3, O कितना है 4 × 1 4, O यहाँ कितना है 4 × 1 4,
H कितना है 4 इंटू 2 8, H यहाँ कितना है 4 इंटू 2 8, सारे नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं. सो रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन is 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. तो दोस्तों वो बॉक्सेस हटा दीजिए, वो मल्टीप्लाई के साइन हटा दीजिए और सिंपली जो नंबर मल्टीप्लाई में था और बॉक्सेस के बाहर था उनको उनके यहाँ पर साथ में लिख दीजिए, राइट. वो अपने आप वैसे ही पढ़ा जाएगा. दैट इज 3 atoms of iron dissolved or reacted with 4 molecules of steam to give 1 molecule of magnetic oxide of iron and 4 molecule of hydrogens. फाइन, ये है फाइनली आपकी बैलेंस इक्वेशन. चलिए, ये एग्जाम्पल जितने आराम से समझा उतने ही ज़्यादा डीपली और उतने ही ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बिकॉज हमारे को ये अपनी आदत में लाना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर आता है बैलेंस से. सो इट कॉस्ट 2 to 3 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स. इट कॉस्ट 2 to 3 मार्क्स अगर आप बैलेंसिंग सीख लेते हैं तो. फाइन. मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला बहुत लोगों को शायद नहीं आता हो. इस साल आप कार्बन कंपाउंड में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में भी आपको फॉर्मूला मेकिंग में मिथेन का फॉर्मूला ज़रूर किसी ना किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मिला होगा, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े अलग होंगे. या एनसीईआरटी में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिथेन का फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में मिला होगा. अगर किसी को याद है इस वीडियो के दौरान तो अपने मन में आंसर बोल सकता है, उसको समझ में आ जाएगा उसका आंसर सही था या नहीं था. चलिए, अब मैं लिखने वाला हूँ मिथेन का फॉर्मूला. इट इज़ CH4. CH4. फाइन. मिथेन कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है. सिंगल कार्बन और सिंगल हाइड्रोजन की वैलेंसीज होती हैं 1 and 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CH4 आ जाएगा आंसर. ऑक्सीजन गैस O2, इसमें आप कंबर्स्ट कर रहे हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर में रिवीजन की तरह काम आएगा. जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वो मेटल नॉन मेटल्स में रिवीजन की तरह काम आएगा. और जब तक मेटल नॉन मेटल्स पढ़ चुके होंगे तो कार्बन्स कंपाउंड में भी चीज़ें आपको बहुत हद तक रिपीट होती दिखेंगी, राइट. केमिस्ट्री पूरी इंटरलिंक्ड है 10th की दोस्तों. तो लास्ट क्लास अगर आपको मेरी अच्छे से याद है तो आपको याद होगा मैंने कहा था किसी भी तरीके का हाइड्रोकार्बन, मैंने कहा था किसी भी तरीके का हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाला हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है अगर, तो एक ही तरीके का प्रोडक्ट मिलता है. देखिए वो एक ही तरीके का प्रोडक्ट आप यहाँ पर भी आज देख रहे हैं. अगर ये आज ही लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए. हाइड्रोकार्बन कंबर्शन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हाइड्रोकार्बन कंबर्शन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो प्रोडक्ट फिक्स्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये अगर दोहराना सीख गए मेरे साथ तो याद रखिएगा, कंबर्शन टॉपिक एक्चुअली में आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में. वहाँ पर आपको वो सॉरी कार्बन से कंपाउंड में, वहाँ पर आपको वो टॉपिक नया नहीं लगेगा. ऐसा लगेगा कि बहुत बारी इसको सीख के आ चुके हैं, राइट. नाउ हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबर्स्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है. एलिमेंट्स को पहचानते हैं. सबसे पहला कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन. नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स देखिए, कार्बन के मुझे सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है 1, हाइड्रोजन के मुझे सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है 4 एंड ऑक्सीजन के मुझे सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है 2. अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट देखते हैं. नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट कार्बन के दिख रहे हैं मुझे अगेन 1, हाइड्रोजन के मुझे दिख रहे हैं 2 एंड ऑक्सीजन के मुझे दिख रहे हैं 1. सॉरी ऑक्सीजन का मुझे दिख रहा है 3. आप देखिए इधर, ये है 1 प्लस ये 2, टोटल कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए 3. तो प्रॉपरली देखिएगा, ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग जगहों पे भी कभी सेम एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में भी, तो वहाँ पर आपको टोटल गिनना पड़ेगा. अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स सॉल्व करना थोड़ा सीखते हैं, ठीक है. थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम सॉल्व करना. जनरली अगर ऐसा आप नंबर देखते हैं 2 और 3, जनरली अगर आप ऐसा नंबर देखते हैं कि एक में 2 है और एक में 3 है, इनको कॉमन बनाना है, तो एक नज़र में आप बोल सकते हैं कि 6 बना देते हैं सर, क्योंकि आपको ना एलसीएम लेना आता है, आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पता है, दोनों का 6 होता है. तो आप बोलेंगे 2 को सर 3 से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा और काम खत्म. बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है. जनरल क्वेश्चंस में मैंने आपसे कहा अकेला 2 हो अकेला 3 हो तो 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाया जा सकता है. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है. बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि प्रोडक्ट में 3 जो है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में जो 3 हैं वो अकेले अवेलेबल नहीं है. 3 टुकड़ों में अवेलेबल है. 3 मतलब
2 + 1। अकेले नंबर 3 अवेलेबल होता कहीं तो बहुत आसान हो जाता, जैसे यहां देखिए अकेले नंबर 3 अवेलेबल था, बट अकेले नंबर अवेलेबल नहीं है 3, यहां पर 3 टुकड़ों में अवेलेबल है, 2 और 1। जब ऐसी कंडीशन होगी दोस्तों तो आप 6 बनाने की मत सोचिएगा। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई अगर कर भी देंगे तो इस 3 को कभी 6 यहां नहीं बना पाएंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा इसको अवॉइड करिएगा। अगर अकेले नंबर आपको 3 दिखता है तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहां पर डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है 3, तो ऐसा मत करिएगा। अब बताता हूं इसमें करना क्या है। ऐसे जब हो कि कोई ऑड नंबर आपके पास अवेलेबल हो लेकिन वो ऑड बटे हुए में अवेलेबल हो, तो उन दोनों में से जो भी ऑड हो उसको इवन करने की कोशिश करिए। बताइए कौन ऑड है, 2 ऑड है या 1 ऑड है? तो आपका आंसर होगा 1 ऑड है। तो 1 को इवन करने की कोशिश करिए, और 1 को इवन करने का तरीका है 2 मल्टीप्लाई करने का। 1 को इवन करने का तरीका है 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन हो जाएगा। अच्छा 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4। और यहां पर अगर इस 2 को 4 बनाना हो तो यहां पर भी 2 होना पड़ेगा। बट मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं बिकॉज मुझे पता है कई बच्चे इसमें गलती करेंगे। जब भी 3 जैसा नंबर अकेले अवेलेबल ना हो, टुकड़ों में अवेलेबल हो, 2 और 1 में अवेलेबल हो, तब दोस्तों आप इनमें ऑड वाले को इवन बनाएंगे। गलती से भी बेटा इवन वाले नंबर के आगे मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि इवन वाला नंबर मल्टीप्लाई होके किसी भी नंबर से वापस इवन दे देगा, लेकिन ये ऑड अकेला छूट जाएगा। एंड इवन प्लस ऑड बेटा ऑड हो जाएगा। इवन प्लस ऑड बेटा क्या हो जाएगा? ऑड। और ये इवन अपने जिंदगी में कभी, लेफ्ट साइड में जो इवन होगा अपनी जिंदगी में कभी ऑड नहीं बन पाएगा। फाइन, इससे आप ऐसा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिससे आप इसको ऑड बना दे। ये गलती कब होगी? जब आप एक इवन को ही मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे और ऑड को अकेला छोड़ देंगे। ऑड को इवन करना है, इवन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ऑड को क्या करना है? इवन। लॉजिक समझ गए आप लोग? चलिए अब मैं इसके लिए यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन, CH4 वैसे का वैसे प्लस, मैंने जान लिया मैं क्या करने वाला था, मैं यहां 2 मल्टीप्लाई करने वाला था। तो 2 × 1 2 और ये 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो अगर यहां 2 मल्टीप्लाई करने वाला था तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 2 4 हो जाए। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय O2 गिव्स CO2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय H2O, राइट। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आपके खाली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो गई। अब आप सोचेंगे सर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में इक्वेशन कैसे बैलेंस हो गई? यहाँ तो सर सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी अलग था, यहाँ तो हाइड्रोजन भी अलग था। आपने तो खाली ऑक्सीजन को किया, हाइड्रोजन भी तो अलग था। लेकिन जैसा कि बेटा मैंने कहा कि जब आप किसी एक को बैलेंस करने जाते हैं तो दूसरी चीज हिल जाती है। यहां पर आप बैलेंस करने गए थे ऑक्सीजन को, कौन हिल गया था? हाइड्रोजन जो कि बैलेंस था वो अनबैलेंस हो गया था ना, तब आपने फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने की सोची। वैसे ही यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए थे तो हाइड्रोजन जो अनबैलेंस था वो अपने आप देखो बैलेंस हो गया। देखो इधर बेटा 2 2 4, हाइड्रोजन का 2 2 4, और यहां पर भी हाइड्रोजन का कितना है? 4। कार्बन का यहां कितना है? 1। कार्बन का यहां कितना है? 1। ऑक्सीजन का यहां कितना है? 2 2 4, एंड यहां कितना ऑक्सीजन का? 2 1 2 प्लस 2 4। देखिए सारी चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। खाली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन हमने ये काम किया है। देखो रिक्वायर्ड जैसे बैलेंस हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं? रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन इज CH4 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। ये दोस्तों हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माय बैड, ये एरो है यहाँ पर दोस्तों। मीन्स मीथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन reacted with 2 molecule of oxygen gas in order to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water. फाइन, ये अब बैलेंस है हमारे पास। ये 2 एग्जाम्पल्स बेटा आपने समझे अच्छे से। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी थी। वर्ड प्रॉब्लम से फॉर्मूला भी मैंने खुद ही बनाया, राइट, और फॉर्मूला बनाने के बाद मैंने उसको बैलेंस किया। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको इक्वेशन दूंगा। अब
आपको मैं दूंगा इक्वेशन, अब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं दूंगा, इक्वेशन ऑलरेडी बनी बनाई दूंगा और उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिसमें खाली इक्वेशन दिया और उसको हमें बैलेंस करना हो, बट फिर घूम के आएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, एक टफ वर्ड प्रॉब्लम पे जिसको हमें बैलेंस करना होगा। फाइन, तो अभी हम और 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर दे रहा है, एंड सेकेंड इक्वेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ऑक्साइड एंड वाटर दे रहा है। फाइन, सो इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मेरे को NHNO दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मुझे N के 1 दिखाई दे रहे हैं, H के 3, ऑक्सीजन के 2, नंबर ऑफ एटम्स मुझे प्रोडक्ट में N के दिखाई दे रहे हैं 2, H के भी दिखाई दे रहे हैं 2 एंड ऑक्सीजन का दिखाई दे रहा है 1। फाइन, अगर आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में तो यही दिखाई देगा आपको 1 3 एंड 2, 1 3 एंड 2 एंड देन 2 2 एंड 1, 2 2 एंड 1। फाइन, कोई भी बैलेंस नहीं है इनमें से। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चंस में एक कॉमन चीज़ है, इन दोनों क्वेश्चंस को बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसे है कि आप जो भी सोचेंगे बैलेंस करने की, उसकी वजह से कोई दूसरा इस कदर इम्बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ दूसरा इस कदर इम्बैलेंस हो जाएगा कि आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में आया मेरी बात? मैंने क्या बोला? जो भी आप इस क्वेश्चन में पहली बारी में बैलेंस करने की सोचेंगे, ऐसे चांसेस हैं कि दूसरा कुछ इस कदर इम्बैलेंस हो जाए कि आप बैलेंस ना कर पाएँ। इसलिए इससे पहले मैं इसको बैलेंस करूँ, मैं चाहूँगा आपसे बात करना थोड़ी। यहाँ पर देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। चलो लेट्स से आपने पहले सोची कि हम यहाँ पर 2 दे देते हैं, 2 दे देते हैं ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। लेकिन देखिए 2 देते ही हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगा, 3 2 6 हो जाएगा। 3 2 6 होते ही आप यहाँ पर 3 दे देंगे ताकि हाइड्रोजन फिर दोबारा बैलेंस हो जाए, 3 2 6। लेकिन देखिए इसने आपको कहाँ ला के खड़ा कर दिया, 3 1 3 होता है ऑक्सीजन, और अगर इधर राइट साइड ऑड ऑक्सीजन है और यहाँ ये 2 नंबर है ऑक्सीजन के पैरों में, तो यहाँ आप कोई भी नंबर दे दीजिए, कोई भी नंबर दे दीजिए, कभी भी 3 नहीं बना पाएंगे हम लोग, या यूं कहूँ कभी भी हम इसको ऑड नहीं बना पाएंगे। इस 2 की वजह से हम इस इधर ऐसा कोई नंबर नहीं दे सकते हैं कि हम इधर इसको ऑड बना पाए, और यहाँ पर तो ये ऑड ही रह रहा है। आपको प्रॉब्लम समझ में आई? मैं फिर रिपीट करता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आप देखेंगे यहाँ 2 है, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में आप जल्दी से यहाँ 2 दे देंगे, जल्दी से। जैसे ही आप 2 देंगे दोस्तों, ये 3 2 क्या हो जाएगा 6, ये 3 2 क्या हो जाएगा 6, एंड 3 2 6 होते ही आप यहाँ 3 दे देंगे तो ये भी 3 2 6 हो जाएगा, लेकिन ये 3 1 3 हो जाएगा और ये 2 कभी भी 3 नहीं बन पाएगा। क्लियर है आपको? तो इसलिए नाइट्रोजन को 2 से बैलेंस नहीं कर सकते हैं। फाइन, चलिए बड़ा नंबर ढूंढते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि 2 रखने से क्या होगा। सो यहां अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 2 4। देखा आपने, मैंने क्या बोला? यहां अगर हम 2 रखेंगे ये हो जाएगा 2 2 4। तो यहां पर हमें 4 रखना पड़ेगा। यहां हमें क्या रखना पड़ेगा 4। अच्छा, 4 रखने से क्या होगा 4 3 12, 4 3 12। तो यहां पर हमें रखना पड़ेगा 6, ताकि 6 2 12 हो जाए हाइड्रोजन, और जैसे ही हम 6 रखेंगे ऑक्सीजन 1 है, 6 1 6 हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन के 2 को फिर 6 बनाना आसान है 3 लिख के। आप लॉजिक समझ गए कहाँ जा रही है बात? जब हमारा ये 2 था और इधर हमने 2 रखा तो बात नहीं बनी, ऑक्सीजन पे आके हम इस कदर अटके कि हम उसको बैलेंस ही नहीं कर पाए। लेकिन थोड़ा सा ही नंबर बढ़ाने से, 2 के साथ ना 4 के साथ बैलेंस करने पर, यहाँ पर 2 रख के और यहाँ पर 4 रख के बैलेंस करने पर चीजें हमें वैसे ही मिल गई जैसे हम चाहते हैं। फाइन, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू बैलेंस n। सो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आपको बैलेंस करने से पहले बात करनी पड़ेगी अपने आप से और चीजें देखनी पड़ेंगी किस हद तक बिगड़ रही है। इट्स अ काइंड ऑफ चेन, आपको एक के बाद दूसरे के और दूसरे के बाद तीसरे को जोड़ना पड़ेगा अपनी चेन में। इन ऑर्डर टू बैलेंस n, n को बैलेंस करने के चक्कर में आपने सोचा है आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे इधर NH3 में, ऑक्सीजन को आप ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे N2 में, और फिर हाल के लिए वाटर को ऐसे ही रहने देंगे। फाइन, हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। देखिए आप 2 2 4 एंड 4 1 4। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 4 3 12 है, और हाइड्रोजन जो है वो इधर सिर्फ 2 है, तो इसको बैलेंस करना बनता है हमारे लिए। सो हम क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, इन ऑर्डर
टू बैलेंस H। यहां पर हम लिखेंगे 4 NH3 प्लस O2 प्लस 2 इंटू N2। ये सब अभी तक आपने पहले की तरह रिपीट किया है, बट हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में अब जो आप काम कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपने जो किया है, दैट इज 6 इंटू H2O। आपने 6 मल्टीप्लाई कर दिया H के साथ H2O के साथ, ताकि 6 2 12 और इधर भी 4 3 12 और इधर भी 6 2 12, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है। थर्ड, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपने क्या किया, आपने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीजन के पास है 6 1 6 और यहाँ है 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6। सो आपने लिखा 4 इंटू NH3 प्लस 3 इंटू O2 गिव्स 2 इंटू N2 प्लस 6 इंटू H2O। फाइन, सारे बैलेंस हो गए। देखो रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन इज 4 NH3 3 O2 gives 2 N2 plus 6 H2O, that is 4 molecules of NH3 will react with 3 molecules of oxygen, will give 2 molecules of nitrogen and 6 molecules of water. Fine. Next, hydrogen, sulfur and oxygen. हाइड्रोजन के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट में 2, सल्फर के हैं 1, ऑक्सीजन के हैं 2। यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं 2, सल्फर के भी हैं 2 और ऑक्सीजन के भी हैं 2। ऑक्सीजन के 2 कैसे हैं, 1 इसमें और 1 इसमें, ठीक है, तो 2। अब आपको इसको बैलेंस करने के चक्कर में आपको देखना है, पहले बात करके देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ तक किस दूर तक हम जा सकते हैं। हाइड्रोजन को लेट्स से आपने बैलेंस तो है ही हाइड्रोजन ऑलरेडी, या ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपके पास एक ही बचता है अनबैलेंस S। तो आपको S को बैलेंस करने के चक्कर में आप देखिए कहाँ तक आप चीज़ों को चेंज कर देंगे। सोचिए सिंपल टर्म्स में, यहाँ S था 2, यहाँ पर भी आपको S को बनाना है 2, S वहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 वाले को 2 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 1 2 हो जाए, S बैलेंस हो जाएगा। चलो मान लिया हो गया, लेकिन H की बैलेंसिंग तो हिल गई ना। H जो पहले 2 था और यहाँ भी 2 था, अब यहाँ पर 2 आने की वजह से H यहाँ हो गया 2 2 4, यहाँ हो गया H 2 2 4, और यहाँ पर H अभी भी 2 है, तो आप चलिए यहाँ पर भी 2 दे देंगे, मान लिया। चलिए H भी आपने बैलेंस कर दिया, S बैलेंस करने के चक्कर में H हिला, फिर H को बैलेंस कर दिया आपने 2 2 4 करके, लेकिन ये 2 1 ये 2 1 हो गया, जो कि पहले ऑक्सीजन बैलेंस था, अब ये 2 1 हो गया 2, और यहाँ पर है 1, टोटल हो गए 3। अब दोस्तों 3 तो नहीं बैलेंस होगा, राइट, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये कभी 3 तो बनेगा नहीं। आप समझ गए, आप जब किसी को बैलेंस करते हैं कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, और कुछ चीज़ें इस कदर चेंज हो जाती हैं कि एंड में जाके आप किसी ऐसी जगह अटक जाते हैं जहाँ पर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ किया क्या, एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रेट अवे चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा तो कैसे देखेगा, S2 है तो यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ 2 देंगे, हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाएगा तो यहाँ 2 दे देते हैं, हाइड्रोजन 2 2 4 बैलेंस हुआ तो 2 1 2 एंड प्लस 1 3, यहाँ 3 हो गए, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दे पाएगा जिससे वो 3 बनाए। इसको बैलेंस करने के लिए फिर इधर कोई नंबर देगा, वो वापस S चेंज हो जाएगा, फिर वापस चेन घुमानी पड़ जाएगी, क्यों ना पहली बारी से ही चेन ऐसी घुमाए कि हमें वापस नंबर चेंज ही ना करना पड़े। फाइन, तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब ऐसा होता है तो मैं S को सीधा बैलेंस ना करके S को थोड़ा बढ़ा के बैलेंस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपने ध्यान दिया, मैंने N को सीधा बैलेंस 2 ना लिख के यहाँ पर N को थोड़ा बढ़ा के बैलेंस करा। 2 था, यहाँ 2 दे के बैलेंस कर सकता था, लेकिन मैंने N को बढ़ा के बैलेंस करा, दैट इज 4 से बैलेंस करा। आप यहाँ पर भी S के साथ वही करिए। चलिए देखते हैं ऐसा करने से होता क्या है। सो इसके लिए इन ऑर्डर टू बैलेंस S मैं लिखना चाहूंगा, यहां पर भी 4 मल्टीप्लाई करें हम लोग,
और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करें हम लोग, थोड़ा बढ़ा के बैलेंस करते हैं। फाइन, हमने 4 तक बैलेंस जाके किया, मतलब S2O में हमने 2 दे दिया ताकि ये 4 हो जाए, और यहाँ पर भी 4 दे दिया ताकि 4 1 4 हो जाए। ये S का 1 है ना, 4 1 4 हो जाए, ये 2 2 4, S बैलेंस हुआ, ठीक है। अच्छा, 4 बैलेंस होने की वजह से, 4 देने की वजह से H इम्बैलेंस हुआ, तो अगला टास्क है मेरा H को बैलेंस करना। अब मैं लिखता हूँ इन ऑर्डर टू बैलेंस H को बैलेंस करने की वजह के लिए हमने यहाँ पर पहले की चीज़ तो उतारी जैसे थी, एग्जैक्टली वैसे ही, बट साथ ही साथ हमने यहाँ पर भी दे दिया 4 ताकि H बैलेंस हो जाए। अब देखिए H कैसे बैलेंस हुआ, 4 2 8, 4 2 8, H भी बैलेंस हो गया, लेकिन O हिल गया। O देखिए यहाँ पर अब कितना है, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 2 होता है 6। यही दिक्कत आ रही थी ना, ये अकेला ऑड छूट जा रहा था जिसकी वजह से ये कभी भी ऑड नहीं बन रहा था, लेकिन अब ये अकेला ऑड नहीं छूटा, अब ये इवन हो गया, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम अब O को बैलेंस कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस O, इन ऑर्डर टू बैलेंस O, 4 को एज इट इज लिखा H2O के H2S के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमने 3 दे दिया। 3 क्यों दिया, क्योंकि राइट साइड में 6 था, राइट साइड में देखिए 2 1 2 एंड 4 1 4, 6 टोटल ऑक्सीजन एटम्स थे। यहाँ पर 3 देने की वजह से 3 2 6 हो गए ये भी, और लेफ्ट साइड में जैसे 3 दिया हमने, ये बैलेंस हो गया। अब राइट साइड एज इट इज लिख देते हैं। अब आप देखिए आपका सब कुछ बैलेंस तैयार है। H 4 2 8 है, H 4 2 8 है, S 4 1 4 है, S 2 2 4 है, ऑक्सीजन 2 1 2 एंड 4 1 4 6 होता है, और लेफ्ट साइड में 3 2 6 होता है। फाइन, सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। सो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन इज 4H2S plus 3O2 will gives 2S2O plus 4H2O। फाइन, ये आपकी रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसी के साथ आपने 4 एग्जांपल्स खत्म कर लिए अपने बैलेंसिंग के। आखिरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने कहा था, एक थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट वाला भी शेयर करेंगे। सो दोस्तों, ये हमारे पास एक वर्ड लेवल पे है एक इक्वेशन। सो हमें इसको वही एलिमेंट्स के, सिंबल्स के, मॉलिक्यूल्स के, फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में एक प्रेजेंट करना है केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट हैंड मेथड में। सो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चों को फॉर्मूला मेकिंग में। तो जैसे यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैक्सिमम बच्चों को इसका फॉर्मूला ही नहीं आता है, राइट। तो इस चीज़ के लिए बैलेंस करना तो बात की बात है, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है आप बच्चों के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप 9th स्टैंडर्ड के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि आप ऐसे सब फॉर्मूलाज से वहाँ पर मिल चुके हैं दोबारा उसको रिकॉल कर लें, ताकि पहले आप इक्वेशन बना सकें और फिर फाइनली बैलेंस कर सकें। फाइन। सो लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बेटा H2O2। डिकम्पोज का मतलब होता है, डायरेक्टली एरो करके हीट का साइन रिप्रेजेंट कर लो कि डिकम्पोज का मतलब होता है एक अकेली चीज है रिएक्टेंट में जो टुकड़ों में टूटने वाली है प्रोडक्ट में। डिकम्पोज टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। फाइन। पहले की तरह यहां पर भी आपको वो बॉक्स प्रिपेयर करना है। सो इस बॉक्स में आपके एलिमेंट्स हैं HNO। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट हमारे पास हैं 2 and 2। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट हमारे पास है 2 and 3। अगेन मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये 2 and 3 दिखते हैं, मैक्सिमम बच्चों के मन में आता है 2 को 3 से एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दें, लेकिन इसको करने से पहले आप फॉर्मूले में देख लीजिएगा। अधिकतर टाइम ऐसा नहीं होता है कि ये 3 पूरा एक साथ पड़ा हो कहीं पर, प्रोडक्ट में ये 1 और 2 के फॉर्म में पड़ा होता है, 1 and 2 के फॉर्म में। और जब ऐसा होता है तो मैंने आपको सिखाया है कि आपको यहाँ पर ऑड वाले को इवन करने की ज़रूरत है। ऑड वाले को क्या करने की ज़रूरत है? इवन। फाइन। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम
ऑक्सीजन को बैलेंस करने की सोचते हैं। इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन, हमने यहां पर 2 मल्टीप्लाई किया H2O2 के साथ, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई किया H2O के साथ। सो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपने 2 इधर मल्टीप्लाई किया था ताकि ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड भी इवन हो जाए, तो 2 1 2 हो जाए, 2 + 2 हो जाए 4, और यहाँ 2 इसलिए दिया ताकि ये 2 2 भी हो जाए 4। लेकिन देखिए ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस ही हो गया, पहले भी बैलेंस था, अपने आप ही बैलेंस रहा अभी भी। 2 2 4, 2 2 4, फाइन। सो ऑक्सीजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन अपने बैलेंस से नहीं हटा, बस पहले 2 2 पे बैलेंस था, अब वो 4 4 पे बैलेंस है। देयरफॉर रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन इज 2H2O will gives 2H2O2 will give 2H2O plus O2, that is 2 molecules of hydrogen peroxide will decompose in 2 molecules of water and 1 molecule of oxygen. फाइन, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है दोस्तों। सो अब जितना भी आपने इस क्लास में सीखा वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग के बारे में था। ये पूरा लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टेडीली आपको बैलेंसिंग सिखाने के मकसद से बनाया गया है। आपके पास होमवर्क है जो आपको होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर से पहले करना है। पेज नंबर 28 एंड 29 पे पीएफपी हैं। पीएफपी के 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड इट्स पार्ट्स, मतलब उन क्वेश्चंस में पार्ट्स हैं उनके बहुत सारे। ये आपको पीएफपी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस जो है इसमें आपको सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। फाइन, आप इनको बैलेंस करिए स्लो एंड स्टेडीली जैसे आपको सिखाया है, एंड आई प्रॉमिस यू आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे। फाइन, फिर किसी भी तरीके के इक्वेशन को आप बैलेंस करने के लायक हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। सेकेंड होमवर्क है आपका पेज नंबर 29 एंड 30 पर, सॉरी पेज नंबर 30 एंड 31 पर क्यूबीएडी के लास्ट 15 क्वेश्चंस, क्यूबीएडी के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सेप्ट आपने 11th एंड 12th नहीं करा था। लास्ट 15 क्वेश्चंस आपको अब करने हैं विद 11th एंड 12th क्वेश्चन। जो लास्ट क्लास में 11th एंड 12th क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर था वो मैंने छुड़वा दिया था आपको। सो फिर बता रहा हूँ मैं आपको क्यूबीएडी के 30th एंड 31st पेज पे लास्ट 15 क्वेश्चंस करने हैं विद इंक्लूडिंग 11th एंड 12th क्वेश्चन, और उसके साथ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएफपी ऑन पेज नंबर 28 एंड 29। बैलेंस इक्वेशन आपको बनानी है हर गिवन इक्वेशन की, चाहे वो वर्ड लेवल पे हो चाहे वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आपको इक्वेशन प्रोवाइड हो। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।